हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा चैनल में। मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट क्लास में, वो थी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें मैंने बताया था कि किन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड रखा था और कैसे हमारे देश में असेंबली बनी थी पहली, और हमारा रेजोल्यूशन क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कितने देशों से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का को पढ़ा, और कितने खर्च हुए, नेशनल फ्लैग कब सिलेक्ट किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने वीडियोस बनाई थी। आज जो है बताऊंगा मैं आपको साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे कुछ फीचर्स हैं। फीचर मतलब समझ गए, जो उनकी चाहे वो अच्छाई के बारे में बात करते हैं, हमेशा फीचर्स के बारे में जब भी होता है तो देखते हैं कि हमारे पास किन फीचर के हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जो हैं वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पेपर में या ऐसे भी जनरल नॉलेज के तौर पे हमें ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, टोटल 16 है जो हमारे साइलेंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के। लेकिन कम से कम 10-12 तो याद होने चाहिए, जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला, लेंथियस रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। बात से समझ में आ रहा है, मतलब लेंथ मतलब लंबा, रिटेन मतलब लिखा हुआ। सबसे ज़्यादा लिखा हुआ अगर कोई है तो वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। बोरो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, नाम पे समझ में आ रहा है। बोरो मतलब लेना, ड्रॉन मतलब या तो वहाँ से लेकर लिखा, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस मतलब किन किन देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या नियम, क्या क्या रूल्स, क्या क्या जो आर्टिकल है वो हमने लिए हैं। दूसरा है ब्लेंड ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, रिगिडिटी मतलब मजबूती, हमारा लॉ कितना मजबूत है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो आसानी से मूव किया जाए। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कई सारे अमेंडमेंट होते हैं, मतलब नियम में बदलाव लाना। ठीक है, तो नियम में जब बदल, जैसे मान लो कोई कानून है तो कानून में बदलाव तो आता है ना, समय के साथ कई चीज़ें चेंज की जाती है, तो उसके लिए नियम में बदलाव होना चाहिए। वो नियम को बदलाव करने को फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। और रिगिडिटी जो कभी बदला नहीं जाएगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो रिगिडिटी है, उनको जल्दी हटाया नहीं जा सकता। फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ नियम ऐसे भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बदला जा सकता है समय के अनुसार। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। देखिए फेडरल सिस्टम भी है ना, इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है। ठीक है, दोनों फेडरल सिस्टम पे ही काम करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इंडिया में यूनिटरी बायस है। यूनिटरी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो उनका डिफरेंस हम बताएंगे आगे। पांचवा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता ही है हमारे देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो होते हैं, बाइकैमरलिज्म, एक लोअर और एक अपर, जिसको हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। सिक्स, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियरी सुप्रीमेसी। बात से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, एक तो सोवर्निटी होनी चाहिए, हमारे सोवर्न जो हमारा देश है, और जुडिशियल मतलब कानून सबसे ऊपर आएगा। हम लोग कहते भी हैं कि हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि हमारा जो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेट का मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीज करना। इंटीग्रेट का मतलब होता है इंक्रीज करना। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे भी डिपेंड ना करता हो, वैसा जुडिशियरी है हमारा। मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटीग्रेट है। देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद है, चाहे वो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, उनसे कोई मतलब नहीं है। समय पड़ेगा तो उनको भी, अगर वो गलत करेंगे तो उनको भी जो है वो कटहरे में और कोर्ट में आना पड़ेगा। अगला है 8 पॉइंट फंडामेंटल राइट्स। जानते ही हैं हमारे देश में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, हमारे अधिकार जिसे हम बोलते हैं। 9th है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कुछ पॉलिसीज भी हैं स्टेट के, जिसके अंतर्गत का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है हर एक का काम करने का, मतलब
जैसे कोई प्रधानमंत्री है, कोई कोई स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो इनके एक प्रिंसिपल है कि उनका वो कैसा काम कर सकते हैं, किस तरह से काम करना चाहिए, इससे कि यूनिफॉर्म बना हो रहे, आपस में डिस्प्यूट ना हो। 10th है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए 8th था फंडामेंटल राइट, राइट मतलब अधिकार, हमें किन चीज़ों का अधिकार है। ड्यूटीज मतलब हमें कौन सा काम करना चाहिए। जैसे हम आज की डेट में बोलते हैं कि आज की डेट में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरत है, मतलब एजुकेटेड होना बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्यों? इसके दो वजह है। एक एजुकेटेड इसलिए ताकि कोई आपको मूर्ख ना बना सके, दूसरा ये कि आप अपने आप का बचाव कर सके। ठीक है, तो एक नॉलेज जब इंसान के पास होता है तो वो कोई ना कोई काम जो है उसका, जो कहते हैं ना कि लाइफ स्टाइल जो होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि उसको नॉलेज है, अगर पढ़ा लिखा है तो वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से काम करेगा। जो जो चीज़ें किसी काम करनी है उसको अपने हिसाब से उसको वर्क में लाएगा। ठीक है, इसीलिए तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिए गए कि हमारे देश के लोगों को ये काम करना ज़रूरी है, जो बहुत लोगों को कम पता होता है। सेकुलर स्टेट पता ही है कि ना ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना कोई और धर्म का, ये सेकुलर स्टेट है, जैसे सेकुलर कंट्री भी है हमारा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? ये हमारे देश में जो भी इलेक्शन होते हैं इंडिया में, चाहे वो लोकसभा का है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को एमएलए सिलेक्शन करते हैं, तो उनमें इसी के आधार पर जो है वो वोट देने का अधिकार होता है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 18 साल से ऊपर वाले वोट दे सकते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। ठीक है, इसके बाद डिटेल हम बताएंगे आपको कि जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगला है सिंगल सिटीजनशिप। से देखिए हमारे देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप मान लीजिए वोटर आई डी कार्ड है, आधार कार्ड है, ठीक है, आप बना लिया आपने, या फिर जन्म प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आपने बना लिया, ठीक है, या फिर एक निवास प्रमाण पत्र होता है, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, डोमिसाइल पेपर, ठीक है, आप किस स्टेट के। तो आपको ये तो नहीं, ऐसे मान लीजिए आप रहने वाले हैं यूपी के, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि यूपी का आपको अलग से डोमिसाइल पेपर बनाना है और इंडिया का अलग से बनाना है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारा अगर आप कहीं के भी आपके निवास प्रमाण पत्र है, आपके डोमिसाइल पेपर हैं, तो आप अगर यूपी के हैं या बिहार के हैं या मध्य प्रदेश के हैं या फिर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, कहीं के भी हों, तो वो क्योंकि वो इंडिया के अंडर आता है तो आप इंडियन कहलाएंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में 12 चलता है, एक अमेरिका का और एक उस स्टेट का जिस स्टेट में वो रहता है। अगला है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट का बॉडीज का मतलब है कि हमारे देश में कौन सी बॉडी जो इंडिपेंडेंट है, जिनके ऊपर ना तो कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कोई रोल है, ना ही परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। तो कुछ ऐसे ही बॉडी जो इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का बंदिश नहीं है, कोई उनको कंट्रोल नहीं करता। इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी उसी की बात हो रही है जो 1976 में 1970 जो इमरजेंसी पावर है जो हमारे देश में लागू हुआ था, नाइनटीन 76 में 75-76 के बीच में जो लागू हुआ था, उसी को हम इमरजेंसी प्रोविज़न कहते हैं। सिंपल समझ लीजिए। इनके भी 3 टाइप्स होते हैं, जब मैं बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं। ठीक है, एक स्टेट होता है, एक नेशनल इमरजेंसी भी होता है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, लेकिन इतना जानिए कि ये इमरजेंसी है जो हमारे देश में लगाया गया था। तो ये पावर किसके अंडर होती है? सिंपल से नाम पे समझ में आ रहा, स्टेट होगा स्टेट के अंदर होगा, और अगर नेशनल है तो प्रेसिडेंट के अंदर होगा। ठीक है। 16 है 3 टायर गवर्नमेंट। तो एक नया जो था, जब हमारे देश में
अब तक सिर्फ 2 टायर लोग जानते थे कि हमारे देश में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन थर्ड टायर जो निकल कर आया वो आया पंचायत या फिर लोकल गवर्नमेंट। कई गांव ऐसे थे जहां पर भी पहले हर जगह जो है वो कानून नहीं पहुंच पाया था, लोग लागू नहीं करते थे। तो पंचायती राज जो है, क्योंकि आप जानते हैं हर गांव में पंचायत होते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है, उनको भी हमने क्या किया, अपने गवर्नमेंट में जोड़ दिया। उनके भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो थर्ड टायर कहलाया, ठीक है। तो ये टोटल 16 जो है वो हमारे साइलेंट फीचर और मेन चीज़ है जो हर किसी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लेंथिएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोई है तो वो है इंडिया का, जिसमें 444 आर्टिकल हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि डेली क्या हो रहे हैं, आर्टिकल ऐड भी हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि अमेंडमेंट्स जो हैं नए नए लागू होते जाते हैं, ठीक है। टोटल 22 पार्ट्स हैं, बटे हुए हैं 22 पार्ट्स में आपके आर्टिकल्स। 12 शेड्यूल से इसके मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे फ्यूचर में, ठीक है। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। इस टाइप के वीडियोज आपको और आगे भी मिलेंगे। और इसके पहले ही मैंने इंडियन पॉलिटी के जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा काफ़ी, ठीक है। आपको इस हमारे चैनल में पूरे डिटेल में आपको मिलेगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियोज़ में डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, 444 आर्टिकल जो 22 पार्ट्स में लिखे हैं, और टोटल हमारा 12 शेड्यूल्स है। कुछ बाद में ऐड हुए हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 9 इतने ज़्यादा शेड्यूल्स नहीं थे। 1, 2, 3 जो हैं वो बाद में ऐड हुए हैं, वो जब आगे नेक्स्ट जब वीडियोज़ बनेंगे उनमें आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करेंगे। टोटल 124 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुका है। सोच लीजिए, मैंने मतलब बदलाव, ठीक है, इतने हो चुके हैं। विथ 1,46,385 वर्ड्स इन इट्स इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन। मतलब जो इंग्लिश में लिखा गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इतने वर्ड्स हैं। तो ये इसीलिए ये सबसे लेंथीएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहलाता है। अब आते हैं सबसे छोटा किसका। मैंने सोचा कि अगर लॉन्गेस्ट के बारे में पता है तो शॉर्टेस्ट ही पता होना चाहिए। ये कई सारे एग्जाम जो है इसके बारे में सवाल पूछा है। तो सबसे जो छोटा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको। इज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग 10 चैप्टर्स विथ 97 आर्टिकल्स, अ टोटल ऑफ 3,814 वर्ड्स। कहाँ आप देखिए, इंडिया का 1 लाख है, 46,000 मतलब करीब 1.5 लाख के लमसम, और इनका कहाँ 3,800 जो कि 4,000 के आसपास है, ठीक है। अब रहा कि ये कंट्री है कहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये है मोनाको कंट्री, देखिए ना, ये इटली है, सिकंदर वाला, ठीक है। आपको इन सिकंदर पे वीडियोस मिलेंगे, हर चीज़ के ऊपर में आपको वीडियोज डिटेल में दिखाई देगा, और आपको पूरे मैप के साथ समझाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, क्योंकि मैप से क्या होता है ना, याद करने में, समझने में आसानी होती है। आप क्या होता है, लोग वीडियोस देखते ज़रूर हैं, लोग यहाँ तक कि किताबों में पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि बुक में भी क्या है, एक लाइन लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से क्या होता है, याद कर लिया, आज याद है, कल याद है, परसों याद है, 3 दिन के बाद फिर गायब हो जाना, यानी आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मैप के साथ उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सब चीज़, आपको ये तो वर्ल्ड मैप भी दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा, और पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मोनाको छोटी सी कंट्री है जो देख रहे हैं, मोनाको कहाँ पे, छोटी सी, जो देख रहे हैं इधर इस साइड में इटली है, इस साइड में फ्रांस है, और ऊपर में स्विट्ज़रलैंड है। खैर स्विट्ज़रलैंड से क्या कोई बॉर्डर शेयर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इटली है और ये फ्रांस का, बीच में यहाँ पे मोनाको पड़ा हुआ है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको इज शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग 10 चैप्टर्स with 97 आर्टिकल्स एंड टोटल ऑफ 3,814 वर्ड्स।
अब आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट is the world's oldest constitution active codified constitution having been in force since 1789। आपको पता होगा कि अमेरिका जो है, जो अमेरिका का जो एक पढ़ना है आपको इसके कि इसके अंदर जो है किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसके पीछे कारण क्या था। ठीक है, इसके अंदर वो फंडामेंटल राइट्स कैसे बन के आए थे, क्योंकि सबसे पहले वही बनकर आया था। ठीक है, अमेरिका में ही आया था। अमेरिका के बाद धीरे धीरे फ्रांस में आया, फ्रांस के बाद आसपास के यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आया, फिर वो वहाँ से घूमते घूमते रसिया, फिर इंडिया, हर जगह ही घूमता चला गया। ठीक है, तो उन सब के भी बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। अभी बस जान जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली एक्टिव कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग बीन इन फोर्स सिंस 1789। तो इनका जो बन के तैयार हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो 1789 में हुआ था। उसमें वो सारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी थे कि एक नागरिक का क्या अधिकार है या फंडामेंटल राइट्स है और उनका कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे ओल्डेस्ट भी है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बात करते हैं हम कि बोरोड ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, किन किन कंट्री से हमने कौन कौन से लॉ जो है वो लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे भाई ब्रिटिश के, तो हमने सबसे पहले इनसे ही क्या क्या सीखा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल बात सही है, हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट सिस्टम, वो यहीं से लिया गया। जैसे हमारे पार्लियामेंट में दो हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनके यहाँ पे भी है। उन्हीं के सिस्टम्स को बाई कैमरलिज्म के नाम से भी जानते हैं, कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म, उसी को हमने इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया। आपको पता ही होगा कि जब भारत अंग्रेज जब देश छोड़कर गए थे तो पार्लियामेंट उनका बना हुआ था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जब हमने कहा अमेरिका और इंडिया का, तो ब्रिटेन में भी सिंगल जो है सिटीजनशिप है वहाँ पे। रूल ऑफ लॉ, मतलब देश जो है वो कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ होगा, हमारे देश में नियम होगा सिर्फ, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल, जो स्पीकर हमारे जो बैठते हैं पार्लियामेंट में, उनका रोल क्या है। ठीक है, अब वो कौन होंगे, कैसे होंगे, ये सब हमने कहाँ से लिया, यूनाइटेड किंगडम से लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मतलब कोई भी प्रोसीजर होता है ना, बिल पास करना है या चाहे पैसे का हो या कोई कानून का हो, तो हमने प्रोसीजर भी वहीं से लिया, एट को ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ये 5 चीज़ें जो है हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया। और देखिए यूनाइटेड किंगडम है कहाँ, उस मैप में आप चाहें तो देख सकते हैं, ये देखिए, ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जिसको इंग्लैंड बोलते हैं, दिख रहा है ये रेड कलर का। अब बात करते हैं यूएसए। हमने यूएसए क्या क्या लिया है, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स का मतलब क्या है, कोई भी बिल पास करते हैं, ठीक है, उसके राइट्स क्या क्या हैं, किनके पास राइट्स होंगे, और वो कब कहलाएगा कि वो सक्सेसफुली पास हो चुका है। ठीक है, हमें हमेशा कोशिश रहता है हमारा कि अगर 2/3 पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बिल पास हो ही जाएगा 100%। ठीक है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में जाएगा। तो ये बिल के जो पास होने के राइट्स है ना, वो हमने यहाँ से लिए हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमारा जुडिशियरी है, जो हमारा कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और रूल्स के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, उनके ऊपर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पावरफुल आदमी का कोई भी हाथ नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो हमारा प्राइम मिनिस्टर हो। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेवन पावर जो है हमारा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जिनके पावर का सेपरेशन है। जुडिशियल रिव्यू, देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कई बार लोग देखिए, जैसे हाई कोर्ट से जब कोई किसी का आता है, कोई मान लीजिए हाई कोर्ट में
किसी ने केस दर्ज किया, ठीक है, पहले डिस्ट्रिक्ट होगा फिर हाई कोर्ट होगा। कुछ चीज़ों में हम डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, कोई मेरा फंडामेंटल राइट जो हमारा मानवाधिकार है, अगर उस पर कोई छेड़खानी होती है, कोई आपको ट्रस्ट करता है, कोई आपके साथ गलत करता है, आपको फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं करने देता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप जाए ना जाए कोई मतलब, डायरेक्ट जा सकते हैं, वरना बाकी सब चीज़ के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तब हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट। जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है कई बार लोग चैलेंज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने डिसीजन दे दिया, पर आप बोलते हैं नहीं मैं दोबारा, जो उन्होंने डिसीजन दिया है मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं दोबारा चाहता हूँ केस करने के लिए, मैं दोबारा चाहता हूँ कि मैं दोबारा रिव्यू हो, तो वो चीज़ें भी होंगी। देखो जुडिशल रिव्यू हमने वहीं से लिया। प्रेसिडेंट एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, आपको भी पता है जब हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, और आप देखेंगे कि सारे फौज, जो हमारी फौज है वो रोड पे आ जाती है, बिल्कुल प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। इसीलिए प्रेसिडेंट एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। और अगला है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, चाहे वो एक गरीब आदमी हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो लॉ के अनुसार होगी। ध्यान से देखिए, ये है वो अमेरिका, जो रेड पार्ट है वो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ताकि मैप में आपको याद रहे। देखिए मैंने यहाँ पर मोनाको बता था कि ये इटली है, यहाँ पर मोनाको था, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम था, और यह है यूनाइटेड स्टेट। अब हम आगे बात करते हैं, अगला आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये था, ये हमारे जो टोटल पार्ट्स जो हैं उसमें चौथे पार्ट में इसके बारे में लिखा गया है। जनरली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उनको प्रमोट करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। जब इनके डिटेल को मैं समझाऊंगा इनके बारे में, तो आपको बताऊंगा कि कैसे प्रमोट करता है ये, ठीक है। लेकिन लिया कहाँ से गया से, ये आयरलैंड से लिया गया। ये देखिए आयरलैंड, देख रहे हैं, ये छोटा सा आयरलैंड है, ये छोटा सा आयरलैंड ब्रिटेन के बगल में। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने तीन चीज़ ली हैं, मेन तीन चीज़ें, एक दो और चीज़ भी लिए थे पर मेन तीन चीज़ें। फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, देखिए बिहार का जो भी पहले कोयला खूब फेमस था, कोल जो था उसका बिजनेस पूरे देश दुनिया में होता था, झारखंड से ही होता था, ठीक है। और गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल में, ठीक है। तो हर एक स्टेट का जो भी बिजनेस करने का जो तरीका है उसका फ्रीडम हो। हम कब देखिए कोई भी इस चाहे तो इस स्टेट का सामान उस स्टेट में बेच सकता है, ठीक है। तो फ्रीडम होना चाहिए ट्रेड का बिटवीन द स्टेट्स, तो ये यहीं से लिया हमने, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है तीन लिस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट साथ मिलके करती है, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आपने एजुकेशन, ठीक है, हॉस्पिटल, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं, ठीक है। कुछ सेंटर को में भी होते हैं पर जनरली आप देखोगे हॉस्पिटल और एजुकेशन वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। रेलवे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है क्योंकि ये पूरे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, ठीक है। तो कई पावर जो है, कई इन सब चीज़ का टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और स्टेट वाले के अंदर का जो काम उसका टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। इससे दोनों की आमदनी भी बनी रहेगी और काम भी, डेवलपमेंट भी होता रहेगा। तो
और एक होता है कंकरेंट लिस्ट, जो दोनों मिलकर साथ में करती है। अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आपस में मिलकर काम कर रही है कि किस स्टेट को क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से उसको फ़ायदा पहुंचाए। ठीक है, तो जो साथ में मिलकर काम किया जाता है ना, उसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी टेलीविज़न में आ रहा था न्यूज़ में कि 85% स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टिकट का, रेल टिकट का पैसा देगी, और 15% जो है वो 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी और 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये क्या है? ये कंकरेंट, वापस से मिल के काम करना। ठीक है, आगे प्रियम्बल टर्मिनोलॉजी। तो हमारे प्रियम्बल में जो टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स की यूज़ किए जाते हैं ना, वो हमने यहीं से लिए हैं। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया। अब आगे बात करते हैं फ्रांस। हमने फ्रांस से क्या लिया? देखिए फ्रांस का फिगर ये है, फ्रांस। देखिए ये था यूनाइटेड किंगडम, ये था आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये है फ्रांस। यहाँ पर था मोनाको फ्रांस के नीचे और इटली के बीच में, ये था यूएसए, ये और ये रेड पार्ट, और ये था ऑस्ट्रेलिया। अब हम आ गए फ्रांस पे। फ्रांस से हमने 3 चीज़ लिया: आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये 3 चीज़ जो हमने लिए हैं, देख ली कितने इंपॉर्टेंट है, ये हमने फ्रांस से लिए। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फ्रांस के बारे में, लुइस 16 का एक स्टोरी है और इसमें समझा रखा है। इसके के भी वीडियोस आने वाले में मैं बनाऊंगा, इसीलिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमें जो है वो उत्साह देगा, हमें प्रमोट करेगा कि हम और भी वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, तो ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर भी करें। ठीक है, क्योंकि जितना और कमेंट भी करें, जिससे मुझे भी और खुशी मिले, और भी वीडियो जो है मैं एक एक चीज़ जो है मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की बुक की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, पूरी दुनिया का जनरल नॉलेज भी, हर चीज़ का आपको यहाँ पे वीडियो जो है वो मिलता जाएगा। देखिए, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी। फ्रांस में जब रिवोल्ट हो गया था राजा के खिलाफ, जब पब्लिक ने किया था, ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्टी बाद में उभर के वहीं से आए थे, फ्रांस से ही। ठीक है, उसके बाद और ही उथल पुथल हुआ था, करीब 100 साल चला था इनका ऐसा। उसके बाद जाके उन्होंने फिर एक नियम कानून बनाया था जिसके अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को उन्होंने प्रमोट किया था। तो वहीं से हमने ये चीज़ें ली है। अगला आते हैं हम कनाडा। ये देखिए कनाडा। ठीक है, हमने यहाँ से क्या क्या लिया? ठीक है, तो कनाडा से हमने लिया क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, अमेरिका में मैंने क्या कहा था कि स्टेट और सेंट्रल दोनों है, लेकिन ज़्यादा पावर स्टेट के अंदर है, इसीलिए वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। क्यों? हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वासी फेडरल सिस्टम, इसको हम फेडरल सिस्टम का नाम है। ठीक है, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये है हमारे देश का, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी कमज़ोर नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट वो इसका एक मतलब ये होता है जो आसानी समझ में आएगा आपको। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर हो तो जब चाहे वो देश से अलग हट सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए महाराष्ट्र है, ठीक है, या आपको ये लीजिए गुजरात है। ठीक है, गुजरात कल को कह देगा कि मुझे इंडिया से अलग होना है, तो वो नहीं हो सकता। पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, पहले वो अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो अपनी बातें रखेगा। ठीक है, उसके ऊपर लोकसभा, राज्यसभा, सारी चीज़ें प्रोसीजर पार होगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद डिसीजन होगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगर चाहती है कि मैं अमेरिका से अलग हो जाऊं, तो वो हो सकती है, वो पावरफुल ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल है। अब आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट।
पावर्स का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल दिया है कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, तो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, कुछ आर्मी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो कुछ ऐसी है जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि दोनों के बीच में जो है पावर बना रहे। आपने सुना भी होगा स्टेट गवर्नमेंट की से स्टेट वो गवर्नमेंट स्कूल होती है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट की आपने देखा होगा बहुत चीज़ें होती हैं लोग जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रन करती है। स्टेट गवर्नमेंट की बसेस होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा यूपी बस सेवा, ठीक है। या फिर आपने बस हो गया, उसके बाद कई चीज़ें होती हैं जो सिर्फ जैसे आपने देखा यूपी बोर्ड हम बोलते हैं ना, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब क्या है, ये सारे हर एक स्टेट के होते हैं। ये चीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही जो है वो कंट्रोल की जाती है। आगे तीसरा है रेसिडुअल पावर्स रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी जो बचे, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर डिसीजन लेना मुश्किल होता है, तो उन सब चीज़ों पे किसको हम देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, जाओ भैया तुम ही संभाल लो। या कई बार स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई चलो इससे प्रॉब्लम हो सकती है संभालने में, हमने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। ये था कनाडा का, ठीक है, जहाँ से हमने इसको लिया है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमने कनाडा से लिया। अब आगे बात करते हैं हम सोवियत यूनियन, जो आज रशिया बन चुका है, लेकिन पहले क्योंकि आपको पता होगा सोवियत यूनियन में रशिया के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जिनका अलाइंस बना हुआ था, मतलब आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो उनको हम सोवियत यूनियन बोलते थे, यूएसएसआर ही बोलते थे। तो हमने उनसे क्या लिया कि ये कितना बड़ा यूएसएसआर है, अब जो रशिया है वो इतना ही तक है, अब ये पार्ट जो है वो फ्रीडम हो चुका है, नहीं तो ये पूरा यूएसएसआर था, ठीक है। अब देखिए इससे हमने दो चीज़ें ली हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये फंडामेंटल ड्यूटी, कि एक नागरिक का, एक देश के नागरिक का क्या काम होना, क्या कर्तव्य होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। उसको हमने अपने आर्टिकल 51A में जो है वो ऐड किया। दूसरा है मैंडेट प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे कमीशन होती है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसके अलावा मतलब टोटल कई, मतलब 10-12 टाइप के होते हैं कमीशन हमारे हर देश के अंदर वो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ इकोनॉमिक के लिए, मतलब विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो हमें कमीशन बनाते हैं, वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने सोवियत यूनियन से लिया है। जैसे आपने देखा होगा प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कई प्रकार के कमीशन जो है पाए जाते हैं, लेकिन हमने इकोनॉमिक का जो है वो हमने यहाँ से लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछता है, ये तो बहुत आज तक कभी देखा भी नहीं कि पूछा हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में ऐड किया। अगला है जर्मनी। जर्मनी से देखिए यहाँ पे है जर्मनी, देख रहे हैं, ये फ्रांस था, ये इंग्लैंड था, ब्रिटेन, ये आयरलैंड था, ये इटली था, यहाँ मोनाको था, और इटली के ऊपर है ये जर्मनी, ठीक है। यहाँ से आपको और अच्छी दिख जाएगा, ठीक है। ये है आपका जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी जो है, पता है हिटलर के बारे में, ठीक है, उस पर भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे। देखिए जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, जो हमने कहा था कि हमारे देश में लागू हुआ था, ठीक है, वो हिटलर ने सबसे पहले लगाए थे अपने देश के अंदर। तो ये वहीं से लिया गया, इमरजेंसी लगाने की ताकत जो हमारे देश, जो हमारे 1975-26 में जो लागू किए गए थे इमरजेंसी, वो यहीं से लिया गया था। और ये हमारे आर्टिकल 356 जो है, आर्टिकल नंबर 356 में इसको ऐड किया गया। और कहाँ से लिया गया, जर्मनी। इसीलिए इमरजेंसी लगाते ही कभी भी एग्जाम में पूछता ना इमरजेंसी के बारे में, ये किस देश से लिया गया, हमारे दिमाग में क्या था, हिटलर ने इमरजेंसी लगाया था अपने देश के अंदर, पूरा आर्मी लगा दिया था उसने, अब पूरा कंट्रोल किया था, तो हमारे देश में वहीं से लिया गया। अगला साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, अब देखिए ये है साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका से हमने लिया अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है और हम उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको इसके एक डिटेल आपको वीडियो से मिलेगा कि हमारे देश में 124 अमेंडमेंट हुए हैं, उनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो बदलाव होना ज़रूरी था और बदलाव हुआ तो अच्छा हुआ। ये सबके वीडियोज आपको मिलेंगे, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में वो पूछा है एग्ज़ाम में कि ये बताइए ये अमेंडमेंट कब हुआ था, ठीक है, तो ऐसा कई बार पूछ जाता है और उसका आर्टिकल नंबर क्या था। तो इसलिए मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, बस देखते जाइए धीरे धीरे। तो इमरजेंसी जो हमारा अमेंडमेंट है कि जिसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए कोई भी नियम बदलाव करने का, वो हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। अगला है जापान। देखिए ये है जापान, देख रहे हैं, ये है जापान, ठीक है, यहाँ इंडिया है और ये है जापान। तो हमने जापान से क्या लिया, ड्यू प्रोसेस, ठीक है। ड्यू प्रोसेस क्या होता है, किसी भी स्टेट के अंदर एक लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे चाहे वो माने ज़मीन की बात कर लेते हैं, लैंड के बारे में ही, तो लैंड पे भी क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है कि सरकार वो ज़मीन कैसे अपने, अगर मान लीजिए सरकार रोड बनाना चाहती है, ठीक है, और सरकार की वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, तो क्या करती है वो पब्लिक से वो ज़मीन खरीद लेती है, बदले में उसको कंपेंसेशन देती है। मतलब मान लीजिए अगर वो ज़मीन की कीमत 60 लाख है तो वो 70 लाख में दे सकती है, ज़्यादा ही देगी, या फिर जो रेट चल रहा है उसी रेट यहाँ पे 60 लाख रुपये दे देगी उसको। और नहीं तो कंपनसेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, कहीं और ज़मीन का, कहीं और का ज़मीन दे के ये ज़मीन अपने पास ले लेगी। तो कंपनसेशन ही होता है, एक लीगल राइट्स होता है, एक लीगल तरीका होता है। वो ड्यू प्रोसेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टेट के लिए, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो हमने कहाँ से लिया है, जापान से, ठीक है। जब जो ये चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में कभी आज तक पूछा नहीं है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मेन साउथ अफ्रीका का जो ये अमेंडिंग का कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने, ऐसा करते हैं ज़्यादा याद नहीं करना, लॉन्गेस्ट इंडिया, शॉर्टेस्ट मोनाको, ओल्डेस्ट अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया, इंग्लैंड से 5 चीज़ें लिए हैं। 5 में पार्लियामेंट, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंग्लैंड जब गए थे तो पार्लियामेंट बना कर गए थे। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया, डबल अमेरिका, रूल ऑफ लॉ नियम का चलेगा भाई, लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सारे हमने इंग्लैंड से लिए। अमेरिका से क्या लिया, बिल ऑफ राइट्स, जुडिशरी जो हमारा देश का कैसा होगा, जुडिशियल रिव्यू, इक्वल प्रोटेक्शन एंड प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट जो होगा वो हमारा कमांडर चीफ ऑफ आर्मी होगा। आयरलैंड से हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज़ें लिया हमने, कंकरेंट लिस्ट, प्रीएम्बल टर्मिनोलॉजी। ये प्रीएम्बल टर्मिनोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है, कंकरेंट लिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स बिटवीन स्टेट्स। फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कनाडा तो फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एंड द रेसिडुअल पावर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सोवियत यूनियन फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट है। अगला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो लिखा है, मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जर्मनी इमरजेंसी, साउथ अफ्रीका अमेंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यू प्रोसेस जापान, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको इमरजेंसी से याद आ जाएगा हिटलर। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रीका। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कर्तव्य क्या होना चाहिए, रूस, रसिया यानी सोवियत यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट कनाडा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कनाडा। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रांस। और ये यूनाइटेड किंगडम से पता ही चल गया आपको, अमेरिका से पता चल गया, कोई दिक्कत। आशा करता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड हो चुका लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज।
आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अच्छा, बोरोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे तो 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था, वहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिए थे। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके मैंने यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम जो आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो इम्पोर्टेंट आपको पता होने चाहिए उसके बारे में हमने लिख दिए हैं। बाकी ब्लेंड ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर जो बाकी नीचे है उसकी एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि हम और भी वीडियोज़ आपके लिए ऐसा बनाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जानना हो, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो किसी टॉपिक पर बनाऊं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम इसी पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।